सुरवाला जी नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अर्पण कुमार। आज हम लोग रूनवाल सेंटर गोवंडी चेंबूर में हैं, मुंबई में हैं, सुरवाला जी के आवास पर। यहाँ वे लगभग 2 दशकों से अधिक समय से रह रही हैं। उनके इस फ्लैट के हम स्टडी में हैं और आप देख रहे हैं किताबों के बीच बैठी हुई कृतिकार, शब्दकार सुरवाला जी। मित्रों, आज से हम लोग इनके उपन्यासों पर एक श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। वही श्रृंखला जिसे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, लेखक की औपन्यासिक यात्रा। इसमें रचनाकार अपने उपन्यास को लेकर, अपने उपन्यासों को लेकर अपनी बात कहता है और साथ ही किस तरह की उसकी यात्रा रही उसको भी हम जानते हैं। उस उपन्यास विशेष के पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, क्या विचार है, हम इसे भी लेखक से ही समझते हैं। साथ ही उन उपन्यास के जो अंश हैं उसका भी हम पाठ रचनाकार से सुनते हैं। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि अब तक सुरवाला जी के 6 उपन्यास प्रकाशित हैं। इसके अलावा अगर हम कहानियों की बात करें तो उनकी कहानियों की श्रृंखला हमारे यहाँ खूब देखी गई, सराही गई, सुरवाला की समय सिद्ध कहानियाँ। जल्द ही इस नाम से एक महत्वपूर्ण प्रकाशन संस्था की ओर से किताब भी आ रही है मेरे संपादन में, मगर मैं उस पर कुछ और काम कर रहा हूं और इस कारण से विलंब हो रहा है। मगर शीघ्र ही उन सभी प्रसारित 11 कहानियों को आप पुस्तकाकार रूप में भी देखेंगे, जिनमें सुरवाला जी की उन टिप्पणियों को भी लिया गया है जो बेहद महत्वपूर्ण है। हर एक कहानी की अपनी बेहद रोचक यात्रा है। उनसे जुड़े कई ऐसे जानदार, शानदार संस्मरण सुरवाला जी ने हमें सुनाए हैं। तो सबको तो शायद ना ले पाएं, लेकिन कुछ खास अंशों को, प्रसंगों को हम उस पुस्तक में शामिल कर रहे हैं। साथ ही उन्हें लेकर एक आत्मपरक कुछ लेख जैसा भी मैं लिख रहा हूं। उस कारण से भी मुझे आज सुरवाला जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा और जाहिर है कि उस लेख में हमें काम करते हुए उस लेख पर आगे और सुविधा होगी। तो मित्रों, 11 कहानी संग्रह सुरवाला जी के प्रकाशित हैं। व्यंग की बात करें तो 4 व्यंग संग्रह और एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक संस्मरणों की स्मृति कथा भी वे कहती हैं, अलविदा अन्ना। अमेरिका में ही पैदा हुई, पली बढ़ी उनकी पोती, जो उस समय संभवतः 4.5 वर्ष की थी, के साथ सुरवाला जी का संवाद है। वह लड़की जिसे लगता था कि यह कौन आ गई है उसके घर में, क्या है, और बाद में एक रचनाकार, एक मनमोहक व्यक्तित्व कैसे उसे मोहपाश में ले लेता है। 2 अलग अलग पीढ़ियों से आए लोगों के बीच कितनी घनिष्ठता होती है कि जब सुरवाला जी अमेरिका से वापस भारत आती हैं तो लंदन में ही बीच में उन्हें उनकी बहू का फोन आता है और वे कहती हैं कि बहुत रो रही है आपकी पोती, आपको बुला रही है। और जब सुरवाला जी बात करती हैं अपनी उस पोती से तो वे कहती हैं कि दादी वापस आ जाओ। अब वह लड़की काफी बड़ी हो गई है। वह कथा कभी और सही। तो फिलहाल हम लोग इस औपन्यासिक यात्रा को आरंभ करते हैं और जो एक बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास, बेहद लोकप्रिय उपन्यास सुरवाला जी का है, पहला ही उपन्यास है वह मेरे संधि पत्र। इसी से हम शुरुआत करते हैं। जब हमारे रचनाकार सुरवाला जी इस उपन्यास को लिख रही थीं तब वे 2.5 वर्ष की लेखिका थीं, लेकिन 2.5 वर्ष में ही उनकी कलम ने कमाल कर दिया। उनकी पहली ही कहानी जीजी सारिका में आई अक्टूबर 1972 के अंक में। उसके बाद 6 महीने बाद उनका पहला व्यंग जो आता है
खाना ईंट का, आना समाजवाद का धर्मयुग में प्रकाशित होता है 1973 में। इस बीच धर्मयुग में उनकी कुछ और कहानियां, अभिभाज्य आई, हाँ लाल पलाश के फूल ला न सकूंगा कहानी आई, और रेस कारपोरेट कल्चर पर उस समय लिखी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी धर्मयुग में छपी। मित्रों, कईयों को लगता था कि रेस जैसी कहानी तो मुंबई में ही लिखी जा सकती है, मुंबई से रिश्ता सुरवाला जी का था ही, मगर मुंबई में नहीं, यह कहानी अलीगढ़ में बैठकर लिखी गई, क्योंकि इस कहानी में जिस तरह के ऑफिस के वातावरण का चित्रण है, वह एक ऐसी बड़ी कंपनी का चित्रण है जिसके ब्रांचेज मुंबई समेत अलीगढ़ और अन्य शहरों में थे। तो खैर, ये छोटी सी यात्रा एक बड़े रचनाकार का एक बेहद संक्षिप्त सा परिचय हमने दिया। और यह भी एक बात कहते चलूं कि धर्मयुग में जब उनकी कहानियां आती थीं तो वे उसी समय कुछ कुछ अंतराल पर दूरदर्शन पर रूपांतरित भी हो जाती थीं। उनके नाट्य रूपांतरण हो जाया करते थे, जिनसे जुड़ी कई बेहद रोचक कथाएं हैं जो किसी भी रचनाकार के लिए बड़े मायने रखते हैं। रचनाकार तो यही चाहता है कि उसकी रचना को लोग पढ़ें, विभिन्न माध्यमों में वह रचना आ सके। तो ये सारी बातें बस ऐसे ही, और हमें भी यहाँ आकर सुरवाला जी के पास बड़ा अच्छा लग रहा है। और इन दिनों डिप साहब की तीसरी बेटी के नाम से एक किताब भी संभवतः कब तक आ जाएगी सुरवाला जी? जब मैं प्रकाशक को दूंगी। हाँ, तो इस नाम से अभी वो काम ही कर रही हैं, अंतिम ड्राफ्ट पर काम कर रही हैं। डिप साहब की तीसरी बेटी एक तरह से आत्म संस्मरणात्मक किताब है, और हमें इस किताब की भी प्रतीक्षा है। मगर इस बीच आज हम दोनों मुंबई में हैं, और यह जो श्रृंखला है मित्रों, कभी इस तरह से प्रत्यक्ष भी रिकॉर्ड की जाएगी और कभी हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि इनके 6 उपन्यासों पर विधिवत बात हो सके, इनके अंशों का पाठ हो सके, और इन उपन्यासों के पीछे की जो कई छुपी हुई चीजें हैं, पाठकीय प्रेम है, लेखक की दृष्टि है, लिखने की परिस्थितियां हैं, तमाम चीजों पर सुरवाला जी को हम लोग अधिक से अधिक सुनेंगे। तो आइए आज इस पहली कड़ी में हम उनके पहले उपन्यास मेरे संधि पत्र के बारे में जानते हैं, जिसे पाठकों ने हाथों हाथ लिया, और आज भी यह किताब खूब पढ़ी जाती है। इस किताब को आप सभी जान रहे हैं कि यह धर्मयुग में जो है क्या कहिए उसे, किस्तवार यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। धर्मयुग जो उस समय का चर्चित साप्ताहिक पत्रिका, और उस धर्मयुग में छपने के बाद यह किताब मित्रों पराग प्रकाशन से वर्ष 1978 में 1978 में पराग प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, और बाद में 2003 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस इसे प्रकाशित करता है। इन दिनों आप यह उपन्यास अमेजॉन पर और अन्य दूसरे ई-कॉमर्स वेबसाइट से या प्रकाशकों से सीधे मंगवा सकते हैं। राजकमल पेपरवैक्स ने इस किताब को प्रकाशित किया है। राजकमल ने पेपरवैक्स में भी और हार्ड बाउंड में भी इस किताब को प्रकाशित किया है। राजकमल की ओर से इस किताब का पहला संस्करण वर्ष 2019 में आया। तो आइए मित्रों, आज हम लोग मेरे संधि पत्र के बारे में अधिक से अधिक स्वयं सुरवाला जी से सुनते हैं। जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण जी, और आपके मुंबई आने का भी, आपके मेरे आवास पर भी आने का। आपने एक तरह से बड़ी अच्छी सरप्राइज विजिट दी और ये अपने आप में बड़ा अच्छा होता है कि हम बैठे और बातें करनी शुरू कर दें। आपने अभी मेरे संधि पत्र, मेरे पहले उपन्यास को लेकर के, तो मैं आपको बताऊं कि इस उपन्यास पर बोलने के लिए तो सचमुच जैसे आपके पास जो भी समय है वो कम ही होगा। और ये सारा ये उपन्यास जो है, ये जो कुछ भी उपलब्ध किया है इस उपन्यास ने, मैं अपना नाम नहीं लेती,
क्योंकि मैं तो रचनाकार हूँ, जाने कितनी रचनाएं मैंने लिखी हैं, लेकिन इस उपन्यास ने इतना कुछ मुझे दिया और मेरे पाठकों की बदौलत दिया, और इसकी वजह से मेरा विश्वास ये दृढ़ हो गया कि कोई कृति, हम कालजयी कृति नहीं लिखा करते हैं, हम कालजयी रचना या कृति लिखते नहीं हैं। कालजयी तो उसे हमारे पाठक बनाते हैं। वाह। जब पाठकों से वो रचना इस तरह की सराहना, प्रशंसा, दीवानगी, जुनून पाती है, तब वो रचना अपने आप में, आप जो भी कहें, महत्वपूर्ण हो जाती है, ऐसा मैं मानती हूँ। और ये भी आपको बताऊं जितना कुछ कि अभी मैं प्रारंभ करूं तो, क्योंकि अभी की बात है, 3-4 दिनों पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप आता है और वो लिखा हुआ कि दीदी 32 वर्षों बाद फिर से ये उपन्यास मुझे दिखाई पड़ा आपका, मेरे संधि पत्र, और एक सिटिंग में मैं पूरा उपन्यास पढ़ गई, बीच में छोड़ा नहीं मैंने इसे। और क्या आप विश्वास करेंगी कि अभी भी इस बार भी पढ़ने के बाद वही संवेदना, वही रोमांच, वही स्पंदन मेरे अंदर व्यापा है, जो कि पहले 32 वर्ष पहले जब मैं युवा थी तब पढ़कर जो लगा था। मित्रों, यहीं पर मैं सुरबाला जी की इस बात के साथ यह बात भी जोड़ना चाहता हूं, और आप लोग शायद सहमत होंगे कि जिसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं, वह हमारे गांव से, हमारे कस्बे से, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी से, नाना नानी से, हमारे अन्य शहरों से तो जुड़ा हुआ होता ही है। जो हम लोग शुरुआत में जिन पुस्तकों को पढ़कर बड़े होते हैं, यह नॉस्टैल्जिया जो है उन पुस्तकों के इर्द गिर्द भी उसी सघनता के साथ फैला होता है, जिसका उदाहरण अभी सुरबाला जी दे रही हैं। मैं स्वयं ऐसी कई किताबों को, जिन्हें मैंने अपने गांव में पढ़ा, जिन्हें मेरे पिता पढ़े, जिन्हें मेरे ताऊ जी पढ़े, जिन किताबों को वे लोग अपने पढ़ने के लिए लाए थे, उन्हें हम पढ़े, कभी डांट खाते हुए, कभी छुपते हुए, कभी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न करते हुए उन कारणों से, कभी घर की छत पर। तो यह जो नॉस्टैल्जिया है, जिनमें हम अपने रूमानियत को, अपने दुख दर्द को, अपनी और व्यक्तिगत चीज़ों को उन पुस्तकों के साथ जोड़ लेते हैं, यह भी बहुत खास बात है जिसकी ओर सुरबाला जी आज ध्यान दिला रही है। जी प्लीज। जी, और ऐसा एक नहीं, एक होता तो मैं कहती चलो किसी एक पाठक को पसंद आ गई, ठीक है। ऐसा कितने पाठकों ने, पुरुष पाठकों ने मुझे लिखा कि मैडम, शिवा मतलब इसकी नायिका, युवती नायिका, बिल्कुल, शिवा कभी मिले तो आप उसे मेरा प्रणाम दीजिएगा। तो मेरे पात्र के लिए मेरी स्त्री चरित्र को प्रणाम मिल रहा है। और कभी कभी एक आध बार पीएचडी की छात्राओं ने कहा कि मैडम हम इसमें करना चाहते हैं, क्योंकि इस उपन्यास को पढ़ने की वजह से मैं संयुक्त परिवार में रह करके और मैं पीएचडी कर रही। क्या बात। एक ने लिखा कि आज मेरा दिन बहुत सार्थक रहा, क्योंकि मेरे जन्मदिन पर मेरे बेटे ने ये उपन्यास मुझे दे करके एक सुखद आश्चर्य दिया, क्योंकि उन दोनों ये उपन्यास नहीं मिल रहा था। ये भी आपसे बता दूं, आप इसकी प्रकाशन तिथि देखेंगे ना, प्रकाशन वर्ष, तो आप सोचेंगे इतना लोकप्रिय रहा, इतना वो रहा, तो इतने लंबे लंबे वो कैसे पढ़े। तो उसका कारण मैं हूँ। लोग जो कहते हैं कि इतनी इस कृति की जन्मदात्री मैंने इसके साथ इतनी उदासीनता, इतनी उपेक्षा बढ़ती कि मैं आपसे बता नहीं सकती, क्योंकि मैं लिखने में मशगूल रहती थी। और अगर प्रकाशक को कोई समस्या आ गई, 1 वर्ष के अंदर इसका पहला संस्करण समाप्त हो गया था, और प्रकाशक ने, श्री कृष्ण जी थे पराग प्रकाशक, उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी इसका दूसरा संस्करण निकालेंगे, 1 वर्ष के अंदर पहला संस्करण समाप्त है। लेकिन उनको इतनी समस्याएं आ गई, पारिवारिक, आर्थिक, कि वो बेचारे नहीं छाप सके। और मेरे पास मेरे बच्चों की परीक्षाएं, डिबेट और सब चल रहा है, उसमें मैं भी नहीं देख रही हूँ। फिर नेशनल पब्लिशिंग हाउस ने मांगा, नेशनल पब्लिशिंग हाउस ने भी इसको प्रकाशित किया, लेकिन उसके बाद उसके भी बहुत सारे समस्याएं आई उनकी।
तो इस तरह से नहीं, लेकिन 1978 में पराग से आता है जी यह उपन्यास, जी। और उसके बाद एक लंबा अंतराल है नेशनल पब्लिशिंग हाउस, चूंकि वह जी 2003 है, जी। तो बीच में यह किताब बिल्कुल गायब रही। नहीं तो अब मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, थोड़ा बहुत प्रकाशित हुई या इसकी प्रतियां कहाँ गई या प्रकाशक को क्या समस्या, लेकिन मेरे पास पाठकों के पत्र आते पराग थे। की ओर से इसके कितने संस्करण नहीं, छपे? पराग कुछ की ओर से वही एक एक ही छपा, एक उसके बाद की जानकारी आपको ना, नहीं है? नहीं नहीं। तो मेरे पास पाठकों के पत्र आते थे कि वो उपन्यास आपका पढ़ा था, फिर कहता वो कहीं मिल सकता है क्या? मुझे खुद नहीं, क्योंकि मैं इसके बाद अगला उपन्यास, फिर दूसरा उपन्यास, तीसरा उपन्यास, मैं अपने नए उपन्यासों में था। ठीक है, अब इनका खत्म हो जाएगा, अपनी समाप्त की समस्या तो करेंगे एनीवे। और तब ये देखिए, तो मैंने अपनी एक इस मेरे संधि पत्र की नई वाली भूमिका में लिखा है, जो कि राजकमल ने प्रकाशित की, कि एक जो लोक कथा है ना, कि राजा की 7 राजकुमारियां थी, और एक दिन उसने अपनी 7 राजकुमारियों को बुलाया और सबसे बड़ी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, सारे से पूछा तुम किसके भाग्य का खाती हो? सबने कहा पिताजी हम आपके भाग्य का खाती हूँ। सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। क्या बात है! तो मैं कहती हूँ अर्पण जी कि ये उपन्यास, ये कृति इसने अपने भाग्य का खाया है। अपना अपना भाग्य जी लेकर आई थी, वाह। और इसलिए अभी तक मेरे पाठक कहते हैं कि दीदी ये इतने वर्षों की यात्रा ये उपन्यास कर चुका, लेकिन पाठकों ने इसको जिंदा रखा है। और एक और बात आपको बताऊं कि 3-4 वर्ष हुए, मुझे वर्ष ठीक ठीक याद नहीं है, अचानक देखती हूँ कि पाखी पत्रिका, बड़ी अच्छी पत्रिका है वहाँ से निकलने वाली, दिल्ली से, अपूर्व जोशी की, तो उन्होंने नोएडा से, नोएडा से, नोएडा जी, से जी। तो उन्होंने नई एक स्तंभ शुरू किया, कालजयी कृतियों का पुनर्पाठ, और उसमें उन्होंने छांट करके कालजयी कृतियों का जो जिसको समझा उसे फिर से प्रकाशन उसका किस तरह करना, ये उनकी पूरा शुरू से अंत तक पूरा, इस उपन्यास को तो पूरा ही किया। अभी कल। और इसकी शुरुआत उन्होंने, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, इसकी शुरुआत उन्होंने मेरे संधि पत्र से की। वाह। और इस पर उन्होंने पाठकों की, तब तक फेसबुक वगैरह शुरू हो गया ना, तो उन्होंने पाठकों की सम्मतियां मंगवाई, सुझाव मंगवाए। पाखी में पाठकों ने इतना लिखा, मैं आश्चर्य में पड़ गई। और ये तो राजकमल से तो उसके बाद आया, समझ रहा हूँ, जी जी। तो और पाखी का आप पर जो विशेषांक आया उसकी आप चर्चा कर रही हैं? नहीं, पाखी का जो मुझ पर विशेषांक आया वो बाद में आता है, वो बाद में आया। जी जी। उसके काफी पहले, 2-3 और पहले, जी जी। उन्होंने कालजयी कृतियों का जी। पुनर्पाठ करके निकाला, ये था, वाह। 2-4 और लाइन। जी जी। तो खैर, मैं आपको उसका बता दूं कि मुझे खुद भी आश्चर्य होता है, संकोच भी लगता है। मैंने कोई ऐसी तैयारी या मैं महत्वाकांक्षा नई लेखिका की, क्योंकि लिखते हुए मुझे आपने जैसे बताया 72-73 में शुरुआत हुई, 72 अक्टूबर में, और ये उपन्यास 76 में धर्मी धारावाहिक आने लगा, तो 3-3.5 कह लीजिए, 12 किस्तों में यह उपन्यास आया, 12 किस्तों में। और इसके ऊपर धर्मयुग में आने की जो लगभग 3 महीने के भीतर इसकी सभी कड़ियां प्रकाशित हो गई धर्मयुग। जी हाँ। लेकिन ये जो धर्मयुग में आया, अब लोग कहते हैं, तब मुझे समझ नहीं थी, आया आ रहा है, ठीक है, बच्चे कर रहे हैं, देख रहे हैं लोग। मैं अपने घर में अपने दूसरे आप उन दिनों कहाँ, बॉम्बे में? तब मैं बॉम्बे आ गई, बॉम्बे आकर के, और मुझसे आमने सामने धर्मयुग के संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती ने, वाह, और मुझे मेरे सामने स्वीकृति दी और बड़ी सराहना के साथ। और उन्होंने कहा कि इस उपन्यास में आपने विमाता और सौतेली बेटियों का जो ट्रीटमेंट दिखाया है, जो चरित्र और समीकरण दिखाया है, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो एक नई लेखिका के लिए बहुत बड़ी बात जी। और भारती जी ने जिस तरह अपने केबिन में बुला के मुझसे कहा कि उपन्यास मुझे पसंद आया, मैं इसे धर्मयुग में धारावाहिक दूंगा, तो मुझे अपने कानों पर विश्वास तब कितनी उम्र रही होगी आपकी? उम्र तो थी, मैं 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन मैंने लिखना भी तो देर से लिखना, छपना भी। मैं 30 वर्ष की तो नहीं होंगी, 30 से थोड़ी कम। जी जी, फिर भी मतलब कम ही कहा जाएगा। 27 से। तो ये था इसका। फिर धर्मयुग में आ गया, तो
ये मैं सारा श्रेय धर्मियों को देती हूँ, भारती जी को देती हूँ, पाठकों को देती हूँ, क्योंकि धर्मियों घर घर में पहुँचता था। और आपसे बताऊँ अर्पण जी, तो अभी ये कहती थी लड़कियाँ अभी भी, अब जब फेसबुक शुरू होगा तो फेसबुक के माध्यम से मुझे पता चला कि कहाँ तक पहुँचा था, कि जब घर में आता था तो हम लोग इस तरह झपटते थे ये उपन्यास पढ़ने के लिए दीदी, कि ये फट कभी कभी धर्मी फट जाया करता था। तो ये सब मेरे सम्मान है, पुरस्कार है, इनसे बड़ा सम्मान किसी रचनाकार को मिल नहीं सकता है। और ये उपन्यास मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया था अलीगढ़ में। कौन सा? अलीगढ़, ये वाला मेरे संधि पर। मेरे संधि पर प्रकाशित यहाँ आया, यहाँ आ गई ओके, प्रकाशित समय। ओके। लेकिन यहाँ से अलीगढ़ से बॉम्बे आने तक मैं इसको लिख चुकी थी आप? चुकी थी, और इसकी पूरी अपनी टाइप्ड कॉपी लेकर आई थी। या बॉम्बे हमारा स्थानांतरण हो गया मेरे पति का, तो मैं इसको मतलब आपने यहाँ उपन्यास अलीगढ़ में ही पूरा जी, किया? अलीगढ़ में और पूरा कितने समय में आप लिख ली इस उपन्यास को? मुश्किल से 5-6 महीने में। 5-6 महीने में आपने इसे कंप्लीट किया? जी। और मैंने कब की बात रही होगी ये है वही, ये 76 में आया, और कहानी 72, 73, 74, ओके, ऐसे ही 74 में आप लोग। ठीक और है। कहानियां लिखते हुए, हाँ हाँ, जो आपने कहा कि रेस आई, तो रेस वो मेरे पति उसमें थे ग्लैक्सो मल्टीनेशनल में, और वहाँ कारपोरेट कल्चर की जो एक दूसरे को रौंद कर आगे बढ़ने की जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा थी, वो इस कहानी में आई। और लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि लेखिकाएं तो बस घर आंगन पर लिखती हैं जी। तो खैर उसकी कोई गर्वोक्ति नहीं है, बस एक उसी के बीच में ये उपन्यास भी शुरू हो गया था, और बड़ी आसानी से सहजता ममता कालिया जी का भी पहला उपन्यास दौड़ भी, बेघर दौड़ नहीं, बेघर है शायद, मैं भी थोड़ा सा बेघर, बेघर है शायद, जो कॉर्पोरेट कल्चर पर ही है। हाँ, दौड़ 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 का दौड़ है, दौड़ ही है जी। कॉर्पोरेट कल्चर, जी जी, जो पहला उपन्यास है उनका। जी जी। तो मैं ये बता रही थी कि ये मैंने यहाँ आकर करके, एक तो जिस तरह से भारती जी ने इसको धर्मी में दिया, और उसके बाद ये, अब उस समय मैंने तो अपनी पुस्तक कहीं भेजी नहीं थी, जहाँ कहीं प्रकाशक ने भेजी हो, मैंने इसकी एक भी समीक्षा नहीं देखी। सिर्फ सारिका में सुदीप जी उस समय थे, और कमलेश्वर जी थे, तो कमलेश्वर जी से ने लेकर कहा था मैं इसकी दूंगा, और सुदीप जी ने इसकी कोई बहुत अच्छी समीक्षा नहीं की थी जी। मैं आपको इसलिए ये बताना चाह रही हूँ जी कि देखिए कैसे जब लेखक समय का गुलाम हो जाता है, समय की सीमाओं में, समय के आंदोलनों में, समय के ट्रेंड में बहुत ज्यादा, जब वो, मैं एक आधा मिनट आपको ले लूं, आप ठीक कह रही थी, उनका पहला उपन्यास बेघर है, लेकिन जो कॉर्पोरेट कल्चर पे जो उपन्यास है वो दौड़ है। बिल्कुल ठीक कह रही थी जी। हाँ प्लीज। मैं भी जी जी। तो मैं ये बता रही थी आपसे कि कहाँ पर थी मैं, जब अच्छी समीक्षा नहीं आ रही थी। हाँ, सुदीप की समीक्षा मैंने देखी। किनकी? सुदीप जी ने लिखी थी। जी जी। सुदीप जी अच्छे कहानीकार और सारिका के में थे, जो भी संपादक है जी। तो मैंने उनसे कहानी में मुस्कुरा कर बोली थी सुदीप जी से कि अगली पुस्तक भी आपको ही दूंगी करने के लिए क्योंकि वो तो अच्छी बात है ना, निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छबाए। तो लेकिन उन्होंने जिस पर की थी कि सूर्यबाला की कहानियों ने बहुत प्रभावित किया था, लेकिन इस उपन्यास में बहुत वो स्त्री सबसे बड़ी जो चीज लोगों को करती है और हास्यास्पद है, विडंबना है ये कि किन आधारों पर किसी कृति की समीक्षा की जाती है कि इसमें वो आपकी स्त्री कोई विद्रोह तो करती ही नहीं, कोई विरोध तो करती ही नहीं यथा स्थिति के, वो तो समझौता करती चली जाती है। समझौता शब्द जिस तरह लोगों ने शब्दकोश से गायब कर दिया है, वो तो शिवा तो इतनी मेधावी, इतनी मतलब बहुत ही कुशाग्र मेधावी लड़की, और उसका विवाह हो गया एक दुहाजू जिसको कहते हैं दुहेजू से, और बहुत बड़ा पेट्रोल पंप के मालिक से, और वो सामान्य घर की थी। तो उसको वो शिवा जो है पूरे ताउम्र वो बस अपने आप को उस हवेली में, उस घर में, उन सौतेली बेटियों में
अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देती है। तो जी। लोगों ने इसको एक तरह से स्त्री के और स्त्री में मुक्ति और स्त्री उसकी जो उस समय चल रही थी, तेज परचम लहरा रहा था, उसके बीच में मतलब ये क्रिटिक्स की नहीं रही थी। अब इसको क्रिटिक्स भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसने तो एक स्त्री विमर्श को एक नया कोण, ये राजकमल ने भी अपने इस पर लिखा है। जी, एक बार कवर दिखला भी दें आप मित्रों हाँ, को। मैं कवर दिखाऊं। जी जी, मेरे संधि पत्र मित्रों राजकमल प्रकाशन की ओर से हाल ही में प्रकाशित, पुनर्प्रकाशित। जी जी। और इसके पीछे जो लिखा है ये भी मैं आपको, इसमें नहीं आ रहा होगा। हाँ, नहीं आ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, शिवा एक सच है लेकिन एक फूल की तरह नहीं, एक खुशबू की तरह, जो मेरी संवेदना में इस तरह समाती चली गई कि उसके अनुरूप एक फूल की अवधारणा मुझे करनी पड़ी। ये पात्र की ताकत देखिए कि उसके अनुरूप लेखिका को कुछ गढ़ना पड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है जो सुरबाला जी कह रही हैं इसके बाबत। जी। तो और इसमें ये भी कहीं लिखा है, ये राजकमल ने, तो मैं कह रहा मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, जी आप जी। ये पढ़िए, ये हाँ पढ़ के सुनाइए। मित्रों, यह जो पीछे बैक कवर पे लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। नीचे वाला। मेरे संधि पत्र के केंद्र में मध्यवर्गीय स्त्री के मन के द्वंद्व हैं, निर्णय अनिर्णय की स्थितियां हैं। इसमें स्त्री का शोषण नहीं है, बल्कि उसको बेपनाह प्यार करने वाला पति है और उसके सौतेले बच्चे। समाज, परिवार, मान मर्यादा को लेकर उपन्यास में जो सवाल उठाए गए हैं वे आज भी स्त्री विमर्श के लिए गौण मुद्दे नहीं हैं। उपन्यास में यह बात तो है कि स्त्री ऐसे पुरुष के सामने ही समर्पण कर पाती जो बौद्धिक रूप से उससे श्रेष्ठ हो, लेकिन उपन्यास की नायिका अंत में सामाजिकता का वर्णन करती है। मुखर स्त्री विमर्श के दौर में मित कथन वाला यह उपन्यास अपने प्रश्नों के कारण समकालीन लगने लगता है। मैं जब यहाँ पर मित्रों मित कथन की बात हो रही है तो मैं यह बात जोड़ दूं कि सुरबाला जी की कहानियां पढ़िए, उनके उपन्यास पढ़िए, और व्यंग में भी जो लेखकीय अनुपस्थिति है या लेखकीय जो एक घोषणा है उससे बचाव हम पाते हैं। उनके जो यहाँ जो मितव्ययी होना है या जो यहाँ अघोषित होना है, यहाँ जो चुपके से अपनी बात कह देना है, वह सुरबाला जी के लेखन का अपना एक वैशिष्ट है, वह उसकी अंतर्धारा है। और जब पाठक या आलोचक उस अंतर्धारा को पकड़ लेता है तब वह उस रचना के पीछे के व्यंग को और तमाम दूसरे जो स्त्री विमर्श के भी मुद्दे हैं उनको भी पकड़ पाता है। बस आपको उस अमुखरता को पकड़ने की जरूरत है, बहुत अच्छा, जिसके लिए सुरबाला जी जानी जाती है। जी। तो वही मुझे बड़ा अच्छा लगा अर्पण जी, जबकि प्रकाशक ने पकड़ा या लिखने वाले ने कि उपन्यास में यह बात तो है कि स्त्री ऐसे पुरुष के सामने ही समर्पण कर पाती है जो बौद्धिक रूप से उससे श्रेष्ठ है। तो मैं आपको बताऊं, इस उपन्यास में पहली बात तो यही है मैंने दिखाई कि शिवा, अब थोड़ा सा आपको कथ्य के बारे में बता दूं कि एक बहुत ही संवेदनशील, संकोची और बहुत ही कुशाग्र लड़की है, पढ़ने में हमेशा तेज, शिवा। और वो निम्न मध्य वर्ग की, बहुत ही गरीब माता पिता की, और वो उसका विवाह अचानक, उसको सेठानी, बहुत उस पेट्रोल पंप के मालिक रहते हैं रायजादा साहब, और उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो शिवा के लिए भेजते हैं। पता सुनते हैं, ऐसी लड़कियों के बारे में पता होता है लोगों को, और उसका विवाह उनका रायजादा से हो जाता है। ये देखिए बहुत पहले का समय था, उसको आज के समय से इसमें नहीं तुलना करेंगे, आज के समय में भी होती है। इसके बावजूद मैंने उस समय के बैकग्राउंड में भी ये दिखाया है कि आयु का बड़ा होना स्त्री पुरुष या पति पत्नी के उसमें कोई बाधा नहीं बनता है। बाधा बनती है मानसिकता का अलग,
बौद्धिकता का, तो उसका पति पेट्रोल पंप का मालिक और बहुत ही सामान्य बौद्धिक स्तर वाला है, और उसको ये तमाम सारी दूसरे ज्ञान विज्ञान से मतलब नहीं, अपना नफा नुकसान, पैसा पैसा, आर्थिक दृष्टि से सशक्त। और जो सौतेली बेटियां हैं, छोटी छोटी जो उसकी पहली पत्नी की जो बच्चियां हैं। पहली पत्नी की 2 बच्चियां हैं, रिचा और रिंकी। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि उस समय इस उपन्यास को पढ़ करके बहुतों ने अपनी बच्ची का नाम रिचा रखा था। ये मुझे माओ ने बाद में बताया। मेरी भी कई जानने वाली दोस्त हैं जिनका नाम रिचा है। हाँ, तो कहा कि वो 4 साल की छोटी छोटी बच्चियां, 4-6 साल की, तो एक चपल है, एक सीधी सी बच्ची है, एक चपल है। वो अपनी माँ का इंतजार करती होती हैं, और उन्हें नहीं मालूम उनकी माँ मर गई है। उनको कहा जाता है कि माँ आ रही है, मम्मी आ रही है, तुम्हारी मम्मी आएंगी, तुम्हारी मम्मी आएंगी। फिर उनके पापा उसमें है। मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ, जी। वो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा, कहानी यहाँ जी, से जी। शुरू हो जाएगी। जी। ये तो मित्रों, हम लोग आज मेरे संधि पथ पर चर्चा कर रहे हैं और इस उपन्यास के अंशों का पाठ भी सुनेंगे सुरबाला जी से। यह एक ऐसा उपन्यास जिसे सुरबाला जी ने अभी उचित ही कहा, जिसके बारे में कि इसने अपने हिस्से का खाया, और एक ऐसा उपन्यास जिसके साथ कई पीढ़ियां रची बसी हैं। लोगों ने अपने बच्चों के नाम रिचा और दूसरा क्या नाम बताई, रिंकी और रिंकी, इन उपन्यास के जो 2 लड़कियां हैं, इनके आधार पर लोगों ने नाम तक रखे, रिचा और रिंकी। जी पढ़े। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, उपन्यास की शुरुआत ही ऐसे की है कि वो बड़ी बेटी लिख रही है, जैसे मानो कि 3 है। पहला रिचा, मेरी क्षणिकाएं, दूसरा रिंकी, मेरा विद्रोह, तीसरा शिवा, मेरे संधि पत्र। ये 3 छोटे छोटे खंडों में विभाजित है। तो पहला मैं इस उपन्यास की शुरुआत पढ़ रही हूँ। जी। वो दिन मेरे शिशु संसार का महान पर्व था, जब पहली बार मम्मी को देखा था। रंगीन लट्टुओं की रोशनी में कंदील सी झिलमिलाती हमारी हवेली के सामने इंग्लिश बैंड की कतारें आकर रुक गई थीं। अनार छूटे थे, बंदूकें दगी थी, और फूलों से सजी कार फाटक से होती हुई सदर दरवाजे तक रेंगती हुई रुकी थी। अंदर बाहर चहल पहल मच गई। मैं और रिंकी अपने लाल पीले साटन के कामदानी गरारे संभालते सीढ़ियां उतरते जाते थे, अधतोतली बोली में उच्चारते जाते थे, एक लय से, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। तब तक आया दौड़कर आई, रिंकी को गोद में उठा लिया और मुझे उंगली पकड़ाकर हुलसते हुए वो सीढ़ियां उतर गई। मोतियों की झालर में उलझे एक सुकुमार से चेहरे को देख मैंने, रिंकी ने बारी बारी एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में बहुत कुछ पूछना चाहा। ये कैसी मम्मी, छोटी दुबली पतली सी, दीदियों जैसी। सेठानी माँ हमें भाप गई। सेठानी माँ मतलब राजादा साहब की माँ। सेठानी माँ उनकी दादी, मतलब हाँ, दादी भाप गई। मुस्कुराती हुई समझाने लगी, अभी थकी है ना मम्मी? हाँ हाँ, तुम्हें प्यार करेंगी, कहानी सुनाएंगी, पढ़ाएंगी, अच्छे अच्छे फ्रॉक सिल के पहनाएंगी। फिर तो मम्मी ही है। हम दोनों ने चुपचाप सहमे सहमे ही एक दूसरे से सहमति जताई। सेठानी माँ हमारी बलैया लेती कह रही थी, अब आफत है, रिचा की मम्मी बुलाऊं कि रिंकी की मम्मी? क्यों किशोरी, दोनों झगड़ा करेंगी ना? अच्छा, एक बार रिचा की मम्मी, एक बार रिंकी की मम्मी। बर्तन धोने वाली बतसिया चिढ़ा रही थी हम दोनों को, है अब क्यों मिजाज मिलेंगे, नई नई मम्मी जो आ गई। किशोरी कह रही थी, मैं ले जाऊंगी रिंकी की मम्मी को अपने घर। आवाजों की भीड़ में कुल एक ही शब्द धक्के पर धक्का खा रहा था, मम्मी मम्मी मम्मी। क्या बात। सोचिए, एक नई सी लड़की विवाह होके आई है, उसके आगमन का कितना सुंदर और वो मम्मी मम्मी कही जाता है। तो आवाजों की भीड़ में कुल एक ही शब्द धक्के पर धक्का खा रहा था,
मम्मी मम्मी मम्मी, अभी थकी है मम्मी, आराम करने दो। रिंकी जाने कब चुपके चुपके दरवाजे की दरार से झांकी थी और ये देखकर सकपका गई थी कि मम्मी तो आराम न करके मोतियों की झालर आंखों से सटाए सटाए सिसक रही है। ओहो। एकाएक उसे कुछ सूझा। हर बार रोने के बाद किशोरी पहले उसका मुंह ही तो धुलवाती है। तो वो दबे पांव एक गिलास में पानी लाई और धीमे धीमे डरती सी उनके पास पहुंच गई। तुम थक कर रो रही थी ना मम्मी? मैं दरार से झांक रही थी। लो मुंह धो लो। लेकिन 4.5 साल की बच्ची, वाह। एक क्षण को उनके चेहरे की करुणा उसे छू गई। सिर नीचा किए रिंकी जैसे अपने आप से कह रही थी, हम कब से तुम्हारा इंतजार करते थे मम्मी। एकाएक उन्होंने जोर से रिंकी को बाहों में भींच लिया, जैसे कोई बहुत पुरानी हमजोली मिल गई हो। देखिए ये करुणा से मिलन है। समझ रहा हूँ। वो बच्ची वो और ये बिल्कुल तो सही क्यों कहा। क्यों कैसे कैसे ये बॉन्ड सौतेली माँ और बेटियों का हुआ। ये इतनी छोटी आयु की बच्चियां, उन लोगों ने जीत लिया, लड़कियों ने दिल जीत लिया उस नवयुवती का, उन्होंने जोर से नवविवाहिता का। अच्छा, और वो संवेदित लड़की, बहुत भावुक लड़की थी भी। जोर से रिंकी को बाहों में भींच लिया जैसे कोई बहुत पुरानी हमजोली मिल गई हो। उसके बालों में हाथ फेर कर उसे चूमा। रिंकी भागती सी मेरे पास आई। रिंकी मतलब बड़ी बहन के पास आई, कान के पास मुंह लाके धीमे से बोली, रिचा चल, मम्मी प्यार करने को बुलाती है। इस बार मेरी उंगली पकड़े भागती सी विश्वस्त भाव से आई। रिंकी को मैंने चप्पल दिखाया, छोटी वाली ज्यादा चप्पल चंचल है, बड़ी वाली सीधी सैनी। तो छोटी वाली ला रही है बड़ी वाली को, रिचा चल, मम्मी प्यार करने को बुलाती हैं। इस बार मेरी उंगली पकड़े भागती सी विश्वास भाव से आई, मुझे पीछे से आगे करती हुई बोली, मम्मी ये रिचा है, मुझसे 2 साल बड़ी। क्या बात। अचानक लगा मेरे बालों पर फिरती उनकी हथेली चौंक कर रुक गई हो। दरवाजे के पास सरसराहट सी लग रही है, लोग भांप रहे हैं बाहर से। हाँ, ये जैसे एक जोड़ी आंखें दरार से झांक रही हैं। उस दिन से वे हमारी मम्मी हैं। वाह। उस दिन से वे हमारी मम्मी हैं। मेरा मतलब रिचा की, रिंकी की और बाद में रत्ना की भी। बाद में रत्ना की भी इसलिए क्योंकि बाद में उसे अपनी बच्ची होती है। तो रिचा, रिंकी और रत्ना। और रत्ना नाम उसका क्यों रखा गया, वो भी एक बड़ा कोमल वो है, एक घटना है। जो एक बड़ा यंग युवा व्यक्ति आया था रिचा के जीवन में, वहीं रिचा नहीं, शिवा के जीवन में। अच्छा। वो फिर चला गया था, रत्नेश। अच्छा। तो जो ये जब ये रत्ना पैदा होती है 6 साल बाद, विवाह के बाद, शादी के 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद, तो बच्चियां बहुत खुश हैं। छोटी बच्ची आई क्योंकि तब तक वो विमाता की कोई बात रही नहीं गई थी। ओके। वहां तो चरम वात्सल्य और प्यार का वो वातावरण था, महामोही वातावरण। तो बच्चियां आकर नाम रख रही हैं, कह रही क्या नाम रखे मम्मी? कहती तुम लोग रखो। तो वो एक के बाद एक नाम रसे, रिचा, रिंकी, और जितने नाम गिनाती हैं उसमें फिर रत्ना अपने आप आ जाता है। रत्ना जब आता है तो वो रुक जाती है, तो कहती है कि रत्ना रखें। शिवा रुक जाती है, शिवा रुक जाती है गाती हुई, क्योंकि रत्ना रत्नेश से मिलता हुआ नाम है। तो इस तरह से, और इसमें कई तरह के द्वंद्व दिखाए हैं। अच्छा, लोग समझते नहीं, अरे विद्रोह नहीं करती। पहले बात तो पहले यही पॉइंट लूँ मैं कि विद्रोह नहीं करती शिवा पूरे जीवन सबके साथ। तो शिवा विद्रोह किससे करे, ये इन नादान समीक्षकों को नहीं समझ में आता है। जो लड़कियां उस पे मर रही हैं उनसे क्या विरोध करे वो। और सास भी बहुत अच्छी, और पति का भी दोष सिर्फ यही है, पति का दोष सिर्फ इतना है कि वो एक हिसाब इतना अपना पेट्रोल पंप का मालिक है, पूरी ईमानदारी से अपनी पत्नी को वो सब देता है जो कोई एक पति पत्नी को देता है, और कभी कोई बुराई उसके में और नहीं है। एक पत्नी व्रता पति है वो। तो क्या सिर्फ इसलिए
कि उसका पति पुरुष मेधावी नहीं है, उतना भावुक नहीं है, उतना मर्मज्ञ नहीं है, क्या इस आधार पर एक भावुक और संकोची और संवेदनशील स्त्री अपने पति को विद्रोह कर सकती है? आज की लड़कियां तो कर भी सकती हैं, लेकिन जब का ये उपन्यास है, और आज भी मैं नहीं समझती कि कोई संवेदनशील लड़की ऐसे करेगी। और मेरे पाठकों ने कहा, मेरे समीक्षकों का जवाब मेरे पाठकों ने दिया है कि शिवा पूरे जीवन को अपने दृढ़ आत्मविश्वस्त है और वो उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। शिवा वो स्वयं इस जीवन इस को ऑप्ट करती है, उसे इतना प्यार मिलता है जी, उसे इतना मिलता है कि वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है जी, तो ये है। और कभी कभी एक बड़ी छोटी चीज़ लोग उठा लेते हैं कि देखिए यहाँ पर ये बोल सकती थी, यहाँ कर सकती थी। तो मैंने इस तरह के भावुक को प्रसंग, और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एक और महत्वपूर्ण है इसमें कि रत्नेश, जो मैंने रत्ना वाली बात हाँ कही, जी, तो ये हुआ कि बीच में शिवा तो समर्पित है पति को भी, परिवार को भी, अपनी बच्चियों को भी, और बीच में एक दिन एक व्यक्ति आता है और वो देखता हुआ तो रिंकी नटखट चपल लड़की खूब उससे चपट चपट बात करती है और उसके बाद ले आती है। तो धीरे से कह रहा होता है कि मुझे हल्का सा फीवर है, मैं खाना नहीं कुछ खाऊंगा, बस मैं अपने दोस्त ने, मतलब वो रायजादा के दोस्त का छोटा भाई रहता है। ओके, रायजादा के दोस्त का छोटा भाई। तो ये सुनती है अंदर से शिवा, और उसके लिए एक कप सूप और एक टैबलेट बुखार की भिजवा देती है। और रिंकी रटा रटाए बोलती है कि आपको फीवर है अंकल, और आप जो है तो आप सूप पी सकते हैं और उसके बाद ये टैबलेट खा लीजिए और सो जाइए, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो वो देता है, कहता है अच्छा आपकी मम्मी। तो अंदर अंदर एक तरह की, जो कहते हैं शिवा का व्यक्तित्व ही ऐसा है। शिवा को मैंने, जब लोग कहते हैं कि खुशबू की तरह, मैंने लिखा है कि शायद मेरी स्त्रीत्व की धारणा है शिवा। मैंने जो आपने कहा कि अपने व्यंग्य तक में और अपनी कहानियों में भी मुझे लगता है कि स्त्री तो सब कुछ संभाल सकती है, सारी इसको अपने अपने का। स्त्री के अंदर ये बड़बोलापन नहीं, एक जो आपने कहा अभी बहुत सुंदर शब्द, अमुखर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो शिवा में वो आत्मविश्वास था। शिवा को जबरदस्ती नहीं थी कोई उसके साथ, छोड़ के जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, कोई कुछ बोलता कहता नहीं उसको जी। लेकिन हाँ, और जैसे उसके पति को नहीं कि हाँ पर्दे तो गर्दखोर गाढ़े रंग के होने चाहिए, वो एस्थेटिक, उसका सौंदर्य ज्ञान भी उतना विकसित नहीं है। लड़कियां पकड़ती हैं, लड़कियां हंसती हैं, पापा स्कूल को स्कूल कह रहे हैं, ग्लास को गिलास कह रहे हैं, ये सब। शिवा, कोई भी स्त्री अपने पति के लिए कभी भी उसका दूसरों के द्वारा उसकी उपेक्षा या वो नहीं बर्दाश्त करेगी। ये एक उस स्त्री का, उस पत्नी का स्वाभिमान होता है। वो भले लड़ झगड़ ले, लेकिन मजाल है कि कोई और कह दे उसके पति को कुछ, ये आमतौर पे मैंने देखा है। तो शिवा बहुत स्वाभिमानी, बहुत आत्मसम्मानी है। बच्चियां जब भी आकर कहती हैं कि यहाँ जाना है वहाँ, तो उसके शब्द हैं कि पापा से पूछेंगे। मतलब मेरा मतलब है घर में एक अनुशासन तो होना ही चाहिए जी। वो अनुशासन होगा तो शिवा पूरे उसमें। और बेटियां, इसलिए बेटियों की सहेलियां, तो शिवा का जो चरित्र है, मैंने तो लिखा, और अर्पण जी मैं ये मानती हूँ कि मेरे लिखने से हमने क्या लिखा ये महत्वपूर्ण नहीं है, पाठकों ने क्या अपनी अंजलि में समेट कर रख लिया जी। ये महत्वपूर्ण है। जी। मैंने लिखते हुए ये सब कुछ सोचा ही नहीं था, मैं तो युवा लेखिका थी। तो मेरा यही कहना है कि मैं करते करते अपने पॉइंट से बहक भी जा रही हूँ, लेकिन मूल रूप वही है कि एक स्त्री का, पहले तो ये दिखाया हमने कि उम्र का पार्थक्य नहीं उतना मैटर करता जितना कि मानसिकता का। जी। दूसरी चीज पत्नी का स्वाभिमान, शिवा का स्वाभिमान। शिवा कहीं से भी कोई कमजोर, समझौता करना किसी कमजोर की निशानी नहीं है। जी। बहुत बड़ी समझदारी
और मैच्योरिटी मांगती है, परिपक्वता मांगती है कि स्थितियाँ कैसे मैं अपने अनुकूल करूं, अपने अनुकूल नहीं सबके अनुकूल हो जाएं, बल्कि उसके लिए मुझे यदि अपना थोड़ा सा छोड़ना भी पड़े तो छोड़ दो, लेकिन चारों तरफ की सामाजिकता की बात जो लिखी है और परिवार की लिखी है और अपने को चाहने वाली, मुझे चाहने वाली ये बेटियां हैं, मुझे चाहने वाला ये व्यक्ति है और मैं जिम्मेदार हूँ, उत्तरदायी हूँ उसको देखने के लिए। तो मैं वापस रत्नेश पे लौटती हूँ और रत्नेश भी शिवा की उससे बहुत प्रभावित होता है और धीरे 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 आता रहता है रत्नेश अंकल, और ये बिल्कुल औपचारिक बातें करती है। लेकिन बाद में इसमें उपन्यास के उत्तरार्ध में रायदादा साहब की मृत्यु हो जाती है जी। उनकी, क्योंकि वो और उसके बाद फिर थोड़े दिनों बाद लड़कियां, देखिए उस समय का है उपन्यास ये 76 का, 45 वर्ष पहले का। उस समय बेटियां चाहती हैं कि शिवा मम्मी रत्नेश अंकल से विवाह कर लें, रत्नेश अंकल भी चाहते हैं, लेकिन शिवा मना कर देती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं अपने पाठकों की बात, इतनी बेचैन फोन कॉल और पत्र मेरे पास आने की, भाई रात भर सोई नहीं पढ़ने के बाद उपन्यास, आप शिवा के लिए कुछ करिए। एक स्त्री तो मुझसे एसएनडीटी विश्वविद्यालय के बीच में आके रास्ता रोक कर खड़ी हो गई कि मैडम आपने शिवा को ऐसा क्यों किया, उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा कि ये भी एक संवेदनशील स्त्री का सुख होता है। मैं आपसे बताऊं, नहीं पहुंचती यहाँ की आज की जनरेशन भी, कि हम दूसरों को देकर कितना पाते हैं, दूसरों को देकर दूसरों के लिए कुछ करके। आप बड़े बड़े दान पुण्य वालों को कुछ मिलता है तब वो दान करते हैं, ऐसे ही नहीं दान करते। तो कुछ लेकर जितना मिलता है उससे बहुत ज्यादा देकर मिलता है। तो शिवा का जो चरित्र लोग कहते दृढ़ता, मैंने कहा तो मैंने कि क्या करूं शिवा के लिए, कहती कुछ करिए। मैंने कहा क्या, उसको रत्नेश के साथ चले जाने दीजिए। तो मैंने कहा कि मैंने तो बहुत कहा, लेकिन शिवा मानी ही नहीं। क्या बात है। क्योंकि अर्पण जी, पात्र चरित्र हमारे हाथों की कठपुतली नहीं होते, हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, हमारी धारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्वतंत्र होते हैं अपना रास्ता बनाने के लिए। हमारी कलम उनकी अनुगामी नहीं होती है, उस चरित्र के पीछे पीछे चलती हुई। तो शिवा ने नहीं किया रत्नेश से, वो बेटियों को अपने सबको अपनी अपनी जगह पहुंचाया, नहीं किया। और लेकिन इस उपन्यास के बहुत साल बाद 76 में ये आया और 90 में यामिनी कथा, दूसरा स्त्री प्रधान उपन्यास मेरा मनोवैज्ञानिक जी। उसमें यामिनी 14 साल के लड़के की माँ है, लेकिन स्वयं दूसरा विवाह कर लेती है, स्वेच्छा से, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, वो भी लव मैरिज नहीं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि समय के साथ भी चली मेरी कलम। समय इतना 20 वर्ष तो बहुत होते हैं, और फिर वहां पर यामिनी विवाह कर, लेकिन शिवा नहीं करती, क्योंकि शिवा अपने समय की और अपनी संवेदनाओं की और एक स्त्री, एक कह सकते हैं आप मेरे संस्कारों का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो उपन्यास को लेकर, और मुझे अच्छा ये लगता है जब आज की जनरेशन इस उपन्यास को और शिवा को समझती है या समझने की कोशिश करती है या प्रश्न उठाती है जी। तो प्रश्न भी इस तरह के उठते हैं, विवाह को लेकर के, प्रेम को लेकर के। प्रेम को लेकर के भी ये है कि भाई बहुत ही कहते हैं कि प्रेम हमेशा, मैंने अपने उसमें भी लिखा है हंसते हुए रंग में भी, किसी ने कहा कि आपके सब प्रेम कहानियों में सब बहुत दुखांत हैं, सुखांत प्रेम कहानी आपने क्यों नहीं लिखी? हमने कहा सुखांत प्रेम कहानियां नहीं होती हैं, वो तो विवाह हो जाता है। तो वो जो कहते हैं ना कि जो ये एहसास है प्रेम का या जो भावना है वो महत्वपूर्ण है। वो संभावना रत्नेश में शिवा को मिली थी,
और उस समय भी मैंने ये दिखाया है। हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ती है, एक और प्रश्न। उस समय भी लोगों ने मुझसे साक्षात्कारों में पूछा था कि इसमें स्त्री पुरुष संयोग की पूरी स्थितियां हैं, पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि शिवा बहुत ही उस प्रेम भाव में होकर एक दिन रत्नेश को समर्पित होती है, शारीरिक दृष्टि से भी। मैंने इसका बस संकेत मात्र किया है और कहीं कुछ नहीं। और प्रारंभ होने पर जो कहते हैं ना, और मेरी रचनाओं में द्वंद्व बहुत प्रमुख रहता है, बहुत प्रमुख। तो वो द्वंद्व चलता रहता है शिवा के अंदर, और शिवा उसके बाद जबकि वो मतलब विधवा हो चुकी होती है, उसको उस समय भी कोई भी बाध्यता नहीं है, बेटियां उसके पक्ष में हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वो अपना एक उस जीवन को ही अपना वो बनाती है ध्येय। तो इसमें मैंने जो कहा कि ये प्रेम को लेकर के भी या अपने स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर के, तो ये एक भावना है। आवश्यक नहीं है कि हाँ हम प्रेम को लेकर के कोई ना कोई वो दिखाएं ही, हम छोड़ देते हैं पाठक के ऊपर। ये सारी संभावनाएं पाठक सोचता रहता है, वो सोच बेचैन होता है और स्वयं उसकी उत्तर खोजता है और समाधान तलाशता है इसको लेकर। जी। अब जैसे इसमें एक दो जो बहुत कोमल, आपके पास समय है? हाँ हाँ प्लीज, हाँ समय बिल्कुल, जी जी। तो उसमें मैंने एक जगह, मित्रों, चूंकि यह कृति विशेष संवाद है तो इसलिए हम विस्तार में भी जा रहे हैं, और हम यह निवेदन भी करते हैं सुरबाला जी से कि इस एक बेहद लोकप्रिय उपन्यास के जितने आयाम हो सकते हैं उन सब पर हम चर्चा कर सकें, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य भी है। तभी यह मतलब इस पुस्तक के साथ भी यह संवाद न्याय कर पाएगा। जी। नहीं तो लोग जैसे अक्सर पूछते हैं कि आपने क्या सोच कर लिखा, हाँ। या कैसे इसका क्या आपने अपने मन में इसकी जो, तो मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं, एक बहुत कोमल सी चीज़ सूझी और मैंने पेन से शुरू कर दी, उसमें चीज़ें, चरित्र, घटनाएं आगे जुड़ती गईं। वह कोमल सी चीज क्या थी? कोमल सी चित्र ये थी कि शायद यही था कि कोई हम वहाँ रहते थे जो बहुत ही शहर से दूर, अलीगढ़ की बात कर रही हाँ, और औपचारिक मेहमान ही आया था, फिर वो चला गया 4 दिन 5 दिन 6 दिन रह करके। तो आने पर जो बहुत औपचारिक था, जाने तक, उसके जाने के बाद भी एक अभाव खला, उसका जाना खला। तो वो कुछ चीज़ें मेरे मन में थी। फिर हमने अलीगढ़ में एक पेट्रोल पंप के मालिक हमारे, क्योंकि क्रीम ऑफ सोसाइटी जो कहते हैं वहाँ था, तो उसमें मैंने देखा था कि उसकी पत्नी तो काफ़ी कम एज की है। नहीं, कम एज की नहीं थी, लेकिन अच्छी बोलने वाली और स्थिति समझदार की। जी जी और वो थोड़ा डलर्ड, जी जी थोड़ा सामान्य किस्म का जी था। जी। तो देखने में तो बहुत पैसे वाला था, पता नहीं चलता था, लेकिन थोड़ी देर बात करिए तो समझ में आता था। तो कुछ ये था, कुछ वो व्यक्ति गया इस तरह, कभी कुछ लड़कियां ऐसी दिख गईं, और पता है कि घटनाएं कैसे आके जुड़ी, इसलिए मैं आपको बताऊंगी। इसमें एक घटना है, जबकि वो छोटी वाली रिंकी और वो इसके लिए रिचा, तो रिंकी ड्रामे की प्रैक्टिस कर रही है। किसकी? ड्रामे की, स्कूल Okay, में, स्कूल जी। के वार्षिकोत्सव के लिए जी। प्रैक्टिस कर रही है। और उसे टीचर कहती हैं कि सुनो, तो अपनी माँ से, मम्मी से कह करके और 4-5 साड़ियाँ ले आओ। सब लड़कियाँ घर से साड़ियाँ लाती है ना पहनाने, नाटक के लिए, ले आना। तो रिंकी कहती है कि टीचर मम्मी नहीं देती। तो उसी स्कूल में पहले ये शिवा भी पढ़ी हुई रहती है, अच्छा। उसी स्कूल में। तो टीचर ठट से कहती हैं, जब वो कहती मम्मी नहीं देती, तो टीचर कहती है उनसे जाके कह देना कि ममता दी कह रही थी कि अभी तुम मम्मी बनी भी नहीं और तुमने इतना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। मम्मी बनी भी नहीं और तुमने हुक्म चलाना शुरू कर दिया। हाँ, क्या कहोगी? टीचर ये कहे, टीचर यही कहूँ। वो घर में आती है और कहती है मम्मी, टीचर ने साड़ी मांगी है। और शिवा कहती है नहीं, साड़ियाँ नहीं मिलेंगी, साड़ियाँ तुम लोग फाड़ के लाती हो स्कूल से, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। क्योंकि तब तक उसने इतना विश्वास जीता था अपनी बच्चियों का कि बोलते हैं तो कहती नहीं देंगी, अभी तो तुम मम्मी बनी भी नहीं
और कर रही हो, तो वो एक चाटा खींच कर मारती, नहीं रोक पाती अपने आप को, दुख से, तड़प से। और देखिए उसका रिपरकशन क्या होता है कि उसका पिता आकर तुरंत रायजादा साहब, जो कभी शिवा को नहीं बोलते थे, वो उसे उसी अर्थ में ले जाते हैं, स्थूल अर्थ में, कि देखो सौतेली माँ है और इसने बेटी को, और उसको कहते हैं कि तुमने कैसे मार दिया बच्ची को, सवाल करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है इस जीवन की। इसको लोगों ने शुरू कर दिया, अरे ऐसे बोलते, ये बहुत आम बात है। और रायजादा कहते हैं, कोई भी पति, और ये कहते हैं कि तुम 6 साल से तो अभी सूखी पड़ी हो, तुम्हें अभी कोई तो पैदा पता नहीं, और माँ होती तो समझती क्या गलत कह रही है रिंकी। देखिए इतना डलर्ड आदमी, इतना सामान्य बुद्धि का आदमी, नहीं तो वो देखता ना इतने वर्षों से इतना प्यार दे रही है। तो ये अच्छा, उसके बाद वो परेशान भी होता है, ये बुलाता है, कहता है डॉक्टर, और उसके बाद फिर तो ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने स्वयं, जब मैं छोटी थी, मैं अपनी आपने पूछा कैसे उपन्यास लिखा, तो मैंने अपने स्कूल में, मैं ड्रामे की प्रैक्टिस कर रही थी, 2-3 बच्चियां जो और थीं, उनको टीचर कह रही थी बनारसी साड़ियाँ लाने के लिए, और उन्होंने कहा था, और उनको टीचर ने कहा था यही चीज़ कि जाके अपनी मम्मी से कह देना कि अभी मम्मी बनी नहीं हो। और मैं इतनी छोटी थी उस समय, 7th 8th में पढ़ती थी, और मुझे लगा था कि सिस्टर क्या कह रही हैं, उस बच्ची क्यों इसको कह रही है कि जाके अपनी मम्मी से कहना कि मैं अभी तो मम्मी बनी नहीं। तो ये मैं बता रही हूँ आपसे, संवेदनात्मक स्तर की विभिन्नता। बिल्कुल। ना रियल में मेरी टीचर को पता था, मेरे स्कूल की टीचर, तो इसमें उपन्यास में रायजादा साहब को भी नहीं समझ में आता है। तो ये एक मानसिक स्तर की बात होती है, एक कौन व्यक्ति कितना संवेदनशील है और कौन व्यक्ति कितना असंवेदनशील। तो ये 4-5 चीज़ें इसमें आती चली गई इस उपन्यास में। संबंधों की बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये संबंध परिभाषित या अपरिभाषित जो भी होते हैं, लेकिन संबंधों को मैं बहुत महत्व देती हूँ, और कैसे हम एक बहुत प्यारा, बहुत ही महामोही संसार बना लेते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको, जितनी आज बिल्कुल आराम से एक स्टेप को आ पाए और हमें याद पड़ी है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मित्रों, आप देख रहे हैं कि कैसे सूर्यवाला जी ने अपने जीवन के अलग अलग मोड़ों पर कुछ एक बातें सुनी, हकीकत से 2-4 हुई, वे कहीं इनकी अवचेतन में वे बातें रह जाती हैं और फिर वह उपन्यास का हिस्सा भी बन जाती हैं। रत्नेश और रत्ना की बात हुई, और लड़कियों ने भी रत्ना का नाम माफ कीजिएगा, रत्नेश और शिवा की बात हुई, और लड़कियों ने भी रत्नेश और शिवा को लेकर कई बातें की। तो इसी से जुड़ा हुआ एक अंश मैं चाहता हूं कि सूर्यवाला जी हमारे बीच साझा करें। जी, 1-2 अंश, संभवतः वही अंश एक बार देख लें। लेकिन कौन सा पढ़ूं मैं, ये भी तो मैं हाँ, रत्नेश और शिवा को लेकर उनकी लड़कियां उस जगह पे जो पृष्ठ अभी अच्छा, आपके पास है, उसमें वो हिस्से अच्छा, हैं। मैं रत्नेश और शिवा का दिखाऊं? अच्छा, मैं रत्नेश और शिवा का देती हूँ। जी, अच्छा, अब मैं तो ये बात आपको बता रही थी ना, नहीं ये तो अभी ये है कि लड़कियां हॉस्पिटल में आई मम्मी को देखने, जब रत्ना पैदा हुई। हाँ, तो कह रही है कि 6 महीने के बाद कुल 8 घंटे की वय वाली कुलबुलाती शिशु कन्या, इसका नाम क्या रखेंगे मम्मी? हमारे और ऋचा के जोड़े का होना चाहिए ना पापा भी बैठे हैं। ये बड़ा सटल अब शादी और महामोही चित्रण है ये हॉस्पिटल में पापा भी बैठा है, दोनों बेटियां आती हैं और नाम रख रही हैं रत्नेश, रत्ना के नाम में, रत्नेश के नाम का। इसका नाम क्या रखेंगे मम्मी? हमारे और ऋचा के जोड़े का होना चाहिए ना पापा? हाँ, वे अखबार पलटते बोले थे। दोनों ने सोचा उंगलियों पर गिनना शुरू किया।
ऋचा, रिंकी, रीता, रंजना, रचना, रत्ना। ये शब्द नहीं, हठात जैसे किसी ने एक ताजा महकता गुलाब तोड़कर मेरे गालों पर फेंका था। वाह। लड़कियां कह रही, तुम्हें रत्ना अच्छा लगा ना मम्मी? और मम्मी कह रही है, जो रिंकी बेटी को अच्छा लगे वही मम्मी की पसंद है। जी। अच्छा, अभी मैं एक रत्नेश का और शिवा का निकालती हूँ। और उस काल में जब यह उपन्यास मित्रों प्रकाशित हुआ 76 में, धर्म युग में, 76 के मध्य में, 1976 के मध्य में, तो किस तरह से विमाता के कॉन्सेप्ट को सूर्यवाला जी रिवर्स कर देती है। रिवर्सल ऑफ मिथ भी है यहाँ। हमें लगता है कि विमाता तो डांटेंगी, फटकारेंगी, सही से खाना पीना नहीं खिलाएंगी, पढ़ाएंगी नहीं, कपड़े नहीं समुचित ढंग से देंगी, लेकिन यहाँ पर पूरा मामला उल्टा हो जाता है। जो नायिका है उपन्यास की शिवा, वह कैसे उन दोनों बच्चियों को, ऋचा और रिंकी को भरपूर प्यार देती है। तो जो रिवर्सल ऑफ मिथ है सौतेली माँ का, यह भी टूटता है। तो रचनाकार सिर्फ अपने पात्रों के व्यवहारों से ही नहीं, बल्कि अपने कथ्य में किस तरह से वे चित्रित हो रहे हैं उसके आधार पर भी कुछ नई चीजें जोड़ता है। तो यहाँ पर यह एक बेहद महत्वपूर्ण भाव और संवेदनशीलता जाहिर हुई है इस उपन्यास में, जहाँ सौतेली माँ सौतेली नहीं रह जाती है, बल्कि एक जननी की तरह, अपनी जननी की तरह उसका पूरा बिहेव होता है। और जब वह बदसलूकी करती है, अनजाने में ही करती है, शिक्षा के कहने पर ही करती है, कभी तो माँ भी नहीं बनी हो, तब उससे वह गुस्सा भी आता, मगर वह गुस्सा उस पीड़ा से पैदा हुआ गुस्सा है, जहाँ वह तो इस घर में आते ही इन दोनों बच्चों की माँ बन गई थी। वे स्वयं इनको माँ पुकार रही थी। तो किसी और के कहने मात्र से एक बेहद साधारण ढंग से जो उसको बात सुनाई पड़ी, वह गुस्सा शिवा का उस रूप में ढलता है। तो ऐसी कई चीजें हैं, ऐसे कई बड़े संवेदनशील पक्ष इस उपन्यास में हम देखते हैं। एक आध अंश और पढ़ें और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। छोटा सा एक वो अंश पढ़ूंगी, जबकि उसके रायजादा साहब नहीं रहे थे जी, और उसके कुछ वर्षों या जो भी बीतने बाद ये फिर से रत्नेश आते हैं। जी, रत्नेश आते हैं और बच्चियां बहुत चाहती हैं, बच्चियां तो बड़ी हो गई हैं, ऋचा का विवाह भी हो गया है, तो ये सब चाहती हैं कि रत्नेश अंकल किस तरह से, लेकिन कहीं ये नहीं है, बस वो अच्छे एक पारिवारिक मित्र की तरह आए हुए हैं। तो यहाँ पर वो आए हैं, तो ये कैसे बात चल रही है जी। और मैं कहीं से भी मैं थोड़ा छोड़ कर पढ़ती हूँ। हाँ। वे एक एक पग संभाल कर रख रहे थे कि कहीं मेरा कोई जख्म छू न जाए। मैं शायद अनजाने में चाह रही थी कि मेरे जख्म के गिर से होकर संभाल कर भी बढ़ते जाने की उनकी यह यात्रा खूब लंबी होती चली जाए और अंदर से अभिभूत मैं अनजान बनी रहूं। देखिए, ये प्रेम है उनकी इस यात्रा से। क्या था मूल में? जन्म से जिस अभिमान को धूल सा इधर उधर उड़ाया, उसी की जमी हुई चट्टान। स्वामित्व का अधिकार इतनी अपनत्व भरी शर्त पर भी खोने वाली नहीं थी मैं। उन्होंने कोई शर्त रखी थी कि आप चल करके वहां रहिए, अकेली मत रहिए, हवेली में अब अकेली मत रहिए। तो वो ऐसे ही कहती, ये शिवा कहती है कि खूब सतर्क होकर मैं अपनी भूमिका निभाती हुई बोली थी कि अभी सोचूंगी। नहीं, आवाज़ की शक्ति मुझे हतप्रभ कर गई। रत्नेश की आवाज़ की शक्ति। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस मुझे आपका इस तरह अकेली रहना यहाँ पसंद नहीं। रुकते न रुकते जैसे अंदर का संपूर्ण साहस जुटाकर वो अपना वाक्य पूरा कर गए थे, हैं? लेकिन तभी क्या हुआ कि ये बच्चियां आ जाती हैं। तीनों बच्चियां बाहर गई होती हैं, तभी ये रत्नेश आए होते हैं। तो बच्चियां आकर कहती हैं
हाँ, उन्होंने सचमुच मेरा अभिमान समझा हो या स्वयं सामने न आ पाने की लाचारी, पर उस भावना को उन्होंने पूरा सम्मान दिया। देखिए, पुरुष को, स्त्री को पुरुष से वो सम्मान चाहिए, सम्मान जी। की भावना। उसी मेरे द्वंद्व की मानसिकता वो समझते थे। उसी मानसिकतावश जब तक मैं उनको टालती रही, वे सामने नहीं आए थे। लेकिन एक दिन इस द्वंद्व से भी तो थक कर अवसन्न असहाय हो गई थी, और तब पुरुष का सारा दम भुलाकर वे स्नेही आंखों से सामने खड़े थे, मानो कह रहे थे, आओ, थक गई हो शिवा, आओ 2 क्षण विश्राम कर लो। जैसे जन्म से बंद कोई झरोखा खुला हो। मदिर बयार के एक झोंके के लिए चेतना उन्हीं गंध भरी थपकियों में खोती जा रही थी। उदास ओठों पर एक मेरे फीकी मुस्कान आई थी। जानते हैं, अधिकारों की सीमा बढ़ाकर आदमी अपना बोझ ही बढ़ाता है, उपलब्ध कुछ नहीं होता। देखिए, बहुत दोहरा तेरा चौड़ा वाक्य है, क्योंकि रत्नेश अपना अधिकार बढ़ा रहे ना कि आप चलिए, और ये कह रही अधिकारों का बोझ बढ़ाकर, अधिकारों की सीमा बढ़ाकर आदमी अपना बोझ ही बढ़ाता है, वाह। उपलब्ध कुछ नहीं होता। ओह, मेरी मुस्कुराहट से ही उन्हें कितनी शक्ति मिल गई थी। निर्द्वंद बोले, अधिकार नहीं, दावा कह लीजिए। अगर आपको लगता हो कि छीन कर हथियाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन उपलब्धि की अपनी अलग अलग परिभाषा भी तो हो सकती है। जी। देखिए, कोई किसी को उपलब्धि मानता है, कोई किसी को। एक के लिए कुछ नहीं, दूसरे के लिए वो बहुत कुछ है। वाह। जैसे मैंने कहा ना कि शिवा जो कर रही है वो भी उसकी उपलब्धि है उसके लिए। फिर भी अधिकार और दावे भी वहीं आजमाने जाने चाहिए जहाँ श्रम सार्थक हो। बंजर बंध्या धरती पर की गई कोशिश तो व्यर्थ होगी आपकी, वो अपने लिए कह रही है। मतलब ये है, यहाँ देखिए, ये बराबरी के संवाद चल रहे हैं जी। जो शिवा अपने पति से नहीं कर सकती थी। जो रत्नेश से कर रही है, और उन संबंधों की जटिलता भी आई है। जटिलता, हाँ, यही। तो बंजर धरती पर की गई कोशिश बेकार होगी आपकी, तो मैं धरती को नहीं, अपने पौरुष को दोष दूंगा। पर मुझे अपने पौरुष पर विश्वास है। देखूंगा धरती का हठ जीतता है या मेरा पौरुष। क्या बात। एक सम्मोहक मुस्कुराहट के साथ में निश्चिंत भाव से सेटी पर टिक गए। सीधी निश्चल दृष्टि मुझ पर टिकी थी। पौरुष, हाँ, अदम्य साकार पौरुष जीवन में पहली बार मेरे सामने था। अभिभूत अपलक उन्हें देखती रही। वे अनजानी आंखें जाने क्या क्या उनसे कहती रही, और खुद से अनजान वे सब कुछ सुनते रहे। अभिभूत हो जाना ही तो अपने में हार जाना होता है। तो मुझे जिस क्षण पौरुष की चुनौती मिली थी, उसी क्षण मैं हार गई थी। वे उठे। चलता हूँ। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि उठाई। मेरी आंखों का प्रश्न पड़ा, और अब तक की अनदेखी एक सौम्य पर नटखट मुस्कुराहट छिटक पड़ी, अपनी जीत की खुशी सेलिब्रेट करने। कौतुक से बंधी आंखें उठी मेरी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर खिड़की के पार देखते रहे, फिर रिकॉर्ड्स का डिब्बा उठा लाए। प्लेयर के पास जाकर बैठे ही थे कि रिंकी, ऋचा, प्रबोध, रत्ना सब पिक्चर देखकर लौट आए थे। बच्चे लौटे। हाय अंकल, आज आप जल्दी आ गए, वंडरफुल। बताइए कैसे एंटरटेन करें हम सब आपको। गालिब का रिकॉर्ड लगाकर ऋचा धीमे से ओठों का बायां कोना मोड़कर मुस्कुराई थी, और फिर खुद ही शर्मा गई थी। ऋचा का चिढ़ाना भी हमेशा एक सलज्ज मुस्कान के साथ होता है। वैसे कभी कभी वो किसी को चिढ़ाने का साहस कर पाती है। इस समय रत्नेश अंकल को चिढ़ा रही थी। सचमुच उन्होंने बड़े इत्मीनान से रिकॉर्ड छांट कर दिया कि आप दीजिए रिकॉर्ड छांट कर, और रत्नेश ने रिकॉर्ड छांट कर दिया। जान तुम पर निसार करते हैं, हम नहीं जानते वफा क्या है। 3 कुशन कोहनियों के नीचे दबाए वे चुपचाप घूमते रिकॉर्ड को देखते रहे। ऋचा टुन्नू का दूध लाने चली गई। रत्ना मुझे शॉपिंग दिखाती रही। रिंकी लगातार चकचक करती रही।
वंडरफुल मूवी अंकल, एक मूवी को देखा कैसी खूसट होती जा रही है, मेरी मम्मी को देखा कैसी खूसट होती जा रही है। ऋचा ने इतना कहा पर ये शंकर जी के धनुष की तरह हिली नहीं, पिक्चर देखने आई ही नहीं। दुनिया की सबसे अक्लमंद मम्मी अगर दुनिया में सबसे बेवकूफ़ बेटी की बात मान ले तो बात ही क्या है अंकल। तो उन्होंने सीधे बैठकर हंसते हुए पूछा, तो रिंकी की चकचक के बीच से किसी रीज़न की गुंजाइश थी ही नहीं। कुछ न सोचा तो चहक के बोली, तो मज़े से पिक्चर देखा ही होती, इस तरह हाथ मलमल का पछताती नहीं होती। एक साथ संवेद हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। सबसे ज़्यादा रत्ना हंस रही थी, चिकनी पारे सी बिथुरती हंसी। प्रबोध भी हंसते हुए बोले, देखा अंकल, क्या हाजिर जवाब साली मिली है मुझे। ऋचा से शादी करना इस लिहाज से मेरे लिए ज़्यादा सार्थक हुआ क्योंकि रिंकी साली बहुत अच्छी मिली है। ज़्यादा पर जोर देती उन्होंने ऋचा को आंख मारी थी। हियर हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, यूँ चुपचाप समय गुजारने से अच्छा नहीं कि कुछ एडवेंचरस, मेरा मतलब साहसिक कदम उठाए जाएं। मुझे एक बात सूझी है। देखिए, जो कोई भी मेरी मम्मी को एक मूवी दिखा लाएगा उसे एक फ्री टी शर्ट मिलेगी, क्वालिटी में डिनर मिलेगा। अंकल, जीजा जी, एनी होप? अंकल बीच की उंगली से एस्ट्रे की सिगरेट झाड़ते हुए बोले थे, प्राइस कम है और कॉन्टेस्ट की शर्त बड़ी, मतलब शिवा को ले जाने का। हाँ क्यों प्रबोध? रिंकी बोली, ठीक है, मूवी ना सही, आउटिंग पे ले जाइए, वो जानबूझकर लड़कियां कर रही हैं ये। ओह श्योर के साथ ही वे इस तपाक से खड़े हो गए कि मैं हैरान सी उन्हें देखती रह गई। मैं ही क्यों, बाकियों में भी किसी की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वे उठे ही नहीं बल्कि इस निश्चिंतता और उल्लास से आइए कहा जैसे मैंने ही उनसे ले चलने के लिए आग्रह किया, वाह। और जैसे वे आज्ञा नहीं दे रहे बल्कि आज्ञा पालन कर रहे। क्या बात है। तो मित्रों, यह बहुत ही शानदार उपन्यास, संवेदनशील उपन्यास, और कुछ उपन्यास किस तरह से समय की सीमा को पार कर जाते हैं। मेरे संधि पत्र सुरबाला जी का यह पहला उपन्यास उसी तरह समय की सीमा को पार कर गया है और कई पीढ़ियों के लेखकों ने, पाठकों ने, आलोचकों ने इसे पसंद किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरबाला जी कि आज हम मुंबई में आपके घर में, आपकी स्टडी में यह कार्यक्रम कर सके और इस पहले उपन्यास पर इतने विस्तार से आपसे बातचीत हो सकी। मित्रों, बैकग्राउंड में आप सुरबाला जी की स्टडी में जो उपलब्ध किताबें हैं वे देख रहे हैं। मैं थोड़ा और कैमरे को ऊपर करके जो उनकी शील्ड हैं, अलग अलग अवसरों पर जो उन्हें पुरस्कार मिले हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो जी, तो इस तरह से मित्रों आज की यह कड़ी संपन्न होती है। फिर हम अगली कड़ी में सुरबाला जी के दूसरे उपन्यास पर बात करेंगे, उस पर भी इनका वक्तव्य लेंगे और कुछ अंशों को सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।